जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। मोनोपोली का टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, कंक्लूड नहीं कर सके थे। आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कंक्लूड कर लेंगे इसको, लेकिन इसमें कोई कंसेप्ट समझ में ना आया तो पूछ लीजिए। लीगल बैरियर्स का मतलब है ऐसे बैरियर्स ऑफ एंट्री जो कि लॉ की सपोर्ट से इन्फोर्स किए जाते हैं, जिसमें लॉ खुद हेल्प करता है। जैसे अगर आप लाइसेंस वगैरह ले ले, पेटेंट्स करवा लें अपनी प्रोडक्ट को, तो फिर इसका मतलब है अब आपके अलावा और कोई पर्सन जो है वो इसको इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकता जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये लीगल बैरियर्स हो गए जिनमें हमें लॉ सपोर्ट करेगा। ठीक है, और दूसरे बैरियर्स कौन कौन से थे? स्ट्रेटजिक और स्ट्रक्चर। शाबाश, स्ट्रेटजी की कोई एग्जांपल दे दीजिए। हाँ जी, आप ही आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं ना, मेरा भी तो हक बनता है ना पूछना। साहब जी, प्रीडेटरी प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और जो थे स्ट्रक्चरल बैरियर्स, इनकी क्या एग्जांपल थी मेरे भाई? स्ट्रक्चरल बैरियर्स नहीं याद करके आ रहे आप? हर हफ्ते इकोनॉमिक्स को रिवाइज नहीं करते? बस फिर हाँ, इकोनॉमिक्स तो गयो ठाकुर। फिर अरे हर हफ्ते रिवीजन करनी पड़ती मेरे भाई। हर हफ्ते रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आखिरी दिन भी रिवीजन नहीं हो सकेगी कंप्लीट सब्जेक्ट की। थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ बड़ा मसला यही होता है, आखिरी दिन रिवीजन नहीं हो पाते। और आखिरी दिन रिवीजन 6 घंटे में आपने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। ये कैसे रिवाइज हो पाएगा जब आप हर हफ्ते जो भी हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लें, पहले भी शायद बताया था आपको, जिसमें आपने कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना बल्कि पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करना है। वरना इकोनॉमिक्स जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे रिवाइज करना मुश्किल होता जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा जब ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। तो कोशिश करें वो वक्त ना आने पाए, साथ साथ रिवीजन करते रहे। जी, और की क्वेश्चन? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनी होती है मार्केट में आने वाली छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी कंपनी भी छोटी मछली को खा जाती है उसे पैसे देके। ठीक है, नई कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कहते हैं भाई जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा मुनाफा ऊपर ले छोड़ के जाए, वरना हम फिर प्राइस कम कर देंगे, आप ही को नुकसान होगा, फिर भी आपने नुकसान करके भी जाना है, तो उसमें हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, जाना फिर भी पड़ेगा। बेहतर यह है कि अभी अपने जो आपके खर्चा हुआ है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लें और चले जी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी की 3 टाइप्स थी: टेक्निकल इनएफिशिएंसी, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, एक्स इनएफिशिएंसी। जो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है वो ये है कि आपका जो कॉस्ट मिनिमम ना होना, ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है, यानी आप हाई कॉस्ट पे चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखें, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म के लिए कॉस्ट बड़ी क्रिटिकल होती है, वो इनएफिशिएंसी को अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो इनएफिशिएंट होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, वो प्राइस को तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना, प्राइस उधर उसे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मोनोपोली को टेंशन कोई नहीं होती, वो कहते हैं अच्छा मुझे इनएफिशिएंसी है, क्या होगा इनएफिशिएंसी? प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी से क्या होगा? हमने कहा कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमने कहा मसला ही कोई नहीं, प्राइस बढ़ा देते हैं, वो मार्जिन पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए मोनोपोली में तो ये इनएफिशिएंसी हमें नजर आती हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये इनएफिशिएंसीज नहीं होती। इसीलिए हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में पढ़ा था ये एफिशिएंट है, और मोनोपोली में पढ़ा है ये इनएफिशिएंसी है। और इनएफिशिएंसी कोई एक नहीं, 2 नहीं, 3 इनएफिशिएंसी। कौन कौन सी? टेक्निकल, प्रोडक्टिव, एक्स इनएफिशिएंसी। जी, और कोई क्वेश्चन? मोनोपोली फर्म का अपनी प्राइस और आउटपुट पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, बिल्कुल मैंने यही कहा था जी। वो क्योंकि वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट किस लिए अनाउंस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस? किस लिए? क्योंकि वो जो कंपनी है, वो जो फर्म है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली जो यूटिलिटी प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं नॉर्मली ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं जी। प्राइवेट मोनोपोली फर्म माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्राइवेट है जी। और की क्वेश्चन?
हाँ जी बिल्कुल। चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हमने कंसेप्ट जो स्टडी करने इनमें रट्टे वाली चीजें ज्यादा नहीं, समझने वाली चीज ज्यादा है। कंसेप्ट छोटे, आज को पता है जुम्मे को जरा हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन कम होती है, तो लेकिन आज का जो लेक्चर है ये है थोड़ा टेक्निकल। आपने अटेंटिव होके इसको समझना है। दो कंसेप्ट समझने हैं, एक हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। दो कंसेप्ट, एक इक्विलिब्रियम ऑफ, एक कंसेप्ट आसान है एक मुश्किल। बताइए पहले कौन सा सीखना है? मुश्किल, मुश्किल सिखा देते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दोनों में मुश्किल है। आसान वाला, चले आसान वाला सिखा देते हैं पहले। मुझे तो कोई मसला नहीं है सिखाने, तो दोनों ही सिखा के घर जाना है मैंने। इक्विलिब्रियम देखें, मोनोपोली की फर्म लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होगा? लॉन्ग रन में कौन सा होगा? सुपर, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल होगा। वो कह रहे हैं लॉन्ग रन में तीनों होंगे प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल भी और नॉर्मल भी। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल होगा। अच्छा दवाई भूल गए अपने। शॉर्ट रन में, अच्छा लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि प्राइस पे इसका फुल कंट्रोल है, तो ये प्राइस को ज्यादा से ज्यादा करेगी, तो सुपर नॉर्मल ही होगा और क्या। अब जिसका प्राइस पे कंट्रोल है किसी फर्म का, वो प्राइस को कॉस्ट से कम थोड़ी करेगी या कॉस्ट के बराबर थोड़ी करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और शॉर्ट रन में एज यूजुअल नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी और सब नॉर्मल भी। बस ये कंसेप्ट है। हो गया क्लियर कंसेप्ट? भाई समझ आ गया? ये मेरे भाई मूंछों वाले जो मूंछों को ताव दे रहे हैं अपने, मेरे भैया मुझे ये बताओ, मोनोपोली वाली फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, समझ आता है, प्राइस पे कंप्लीट कंट्रोल है। शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, समझ आता है। नॉर्मल प्रॉफिट भी चले मान लेते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेगी मोनोपोली वाली फर्म? सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मोनोपोली वाली फर्म नुकसान कर रही होगी अपना? दो रीजन। शाबाश, बिल्कुल। पहली रीजन ये प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से, किसी दूसरी कंपनी को मार्केट में जो एंटर हो चुके, मार्केट से निकालने के लिए आर्जी तौर पे कॉस्ट से भी कम प्राइस जो नॉर्मली चार्ज करते हैं। एक दूसरी रीजन एक और सुन ले, ये भी हो सकती है कि नॉर्मली जो यूटिलिटी कंपनीज होती है, इनका मकसद, जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों को तंग करना नहीं होता, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, लोगों को क्योंकि गवर्नमेंट है ना, याद रखे, गवर्नमेंट का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। तो ऐसी यूटिलिटी कंपनीज जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, हो सकता है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये कॉस्ट से कम पे भी ऑपरेट कर रहे हों। किसने जी? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसा कभी कभी करती है। नहीं, आप देखिए, आप सरकारी हॉस्पिटल, एक जगह को बता दूं, वाकई अच्छे हॉस्पिटल है हमारे, आप सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएं, अच्छा हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में चले जाएं, अच्छा, और वहां पे जो है वो बगैर किसी फीस के वो आपके इलाज करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार रुपया वो टेस्ट का या ट्रीटमेंट का लेते हैं डेली बेसिस पे, वो फ्री भी करते हैं। ठीक है, तो ये अब जाहिर है, अब वो फर्ज कीजिए पूरे मुल्क में अगर एक ही हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो भी जैसे कैंसर का हॉस्पिटल जो है वो एक है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो मुफ्त इलाज भी होते हैं। तो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि मोनोपोली है, लेकिन स्टिल चूंकि उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं, लोगों को की खिदमत करना है, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट पे चल रही हो, तो सब नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है। बहरहाल इन शॉर्ट, जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा मोनोपोली का, वो क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या इसकी डायग्राम आपको बना के सिखाऊं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में सीख ली थी, जब वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था हमारा? 8 के 6 था? 8, बिल्कुल। तो उसमें इम्परफेक्ट इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम,
ये भी इम्परफेक्ट इक्विलिब्रियम तीनों डायग्राम, कोई इशू तो नहीं डायग्राम में। अब आते हैं आज के असल कंसेप्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं। इससे पहले पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी कंसेप्ट में पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि फर्म के लिए जानना जरूरी है कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, ताकि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सके। बताइए वहां क्या पढ़ा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग different consumers different prices for same product। सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस में चार्ज करना, यह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस पे चार्ज करना, यह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। है ना टैलेंट कंपनी का कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्राइसेस में सेल कर रही है और लोग खरीदे। आपको कल शायद इसकी एग्जांपल दी थी, मोबाइल का प्रीपेड और पोस्टपेड। और भी एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं लेस्को। अगर आपने बिजली का बिल देखा हो तो आपको अंदाजा होगा, एक डोमेस्टिक रेट होता है, कमर्शियल रेट होता है, बिजली वही है, रेट फर्क है। अगर कभी आपने रेलवे लाइन से कोई चीज भिजवाई हो रेलवे के जरिए से, तो आपको अंदाजा होगा कि वो आपसे पूछते हैं भाई क्या चीज है। हम कहते हैं भाई तुम्हें से क्या कर, वो कहते हैं नहीं बताइए क्या, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। अगर आप उसी क्वांटिटी में कोयला भिजवाएंगे तो रेट और लगेगा, उसी क्वांटिटी में हीरे जवाहरात भिजवाएंगे तो रेट और लगेगा। ठीक है, पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है, भाई किराया डिफरेंट होगा। तो ये आप समझते एग्री करते हैं कि दुनिया में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब आगे भाई कैसे हो रही है, कैसे ये मुमकिन है कि एक ही चीज डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल की जा रही हो। वो कंज्यूमर का बेवकूफ है जो हाई प्राइस, अब जाहिर है इनमें कोई कंज्यूमर हाई प्राइस पे कर रहे होंगे, कोई लो प्राइस पे कर रहे होंगे, तो हाई वाले लो की तरफ क्यों नहीं आ जाते? क्वेश्चन जहन में आता है। कहता है इसका जवाब ये है, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है कुछ कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? पहली कंडीशन मोनोपोली पावर हो, यानी ये सिर्फ मोनोपोली वाली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। मोनोपोली वाले, ये जितने गौर खोज से आप लोग मोबाइल को देख रहे हैं, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स के नोट्स की आपने तस्वीर उतारी होगी और किताब पढ़ रहे होंगे। मोनोपोली पावर, तो क्या पढ़ रहे थे? कंडीशन किसकी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। पहली कंडीशन क्या? यानी मोनोपोली, ओलिगोपोली वाली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, तो सिर्फ एक ही फर्म कर सकती है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ मार्केट, दोनों मार्केट सेपरेट होनी चाहिए। कौन सी दोनों मार्केट? जहां पे हम एक मार्केट को हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, दूसरी को लो प्राइस, तो दोनों मार्केट्स अलग अलग होनी चाहिए। एक मार्केट होनी चाहिए गुलबर्ग में MM आलम रोड पे, एक होनी चाहिए DHA में नहीं, इशरा में, हाँ चलें इशरा में होनी चाहिए। दोनों मार्केट सेपरेट होनी चाहिए और दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट होनी चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट होनी चाहिए। आज आप पढ़ने के मूड में नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। जुम्मा पढ़ने क्या मतलब, जुम्मे से क्या होता, मूड बदल जाता है क्या? ऐसे ना करें यार, जुम्मे से पहले भी हमारा पढ़ने का मूड था, अभी भी पढ़ने का मूड। सुने, मोनोपोली पावर, 3 कंडीशन बता रहा हूं आपको, 3 कंडीशन किसकी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मोनोपोली पावर, सेपरेशन ऑफ मार्केट, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
चले मैं भी आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ाता, सिर्फ एक डायग्राम, लेकिन अगर डायग्राम समझी तो फिर लेक्चर खत्म होगा, अगर डायग्राम नहीं समझी तो फिर दोबारा समझाऊंगा मैं, फिर लेक्चर हो सकता है फिर आगे चले। हाँ फिर 5 बजे तक भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे हम। डायग्राम क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहता है साबित करो, क्या साबित करो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से टोटल रेवेन्यू फर्म का बढ़ता है, साबित करो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से फर्म को फायदा होता है, साबित करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक डायग्राम बनेगी कि 2? शाबाश। कैसे पता चला? सेपरेशन ऑफ मार्केट से। 2 मार्केट, सेपरेशन ऑफ मार्केट क्या बताइए? 2 मार्केट होंगी। अच्छा बताइए दोनों एक ही डायग्राम में सारी चीजें बता दूं कि लदा? कहता है ये लाइन हमें ये पॉइंट बता रहा है भाई सेपरेट डायग्राम बनाओ, सेपरेट, लेकिन बनानी आमने सामने है ताकि एनालिसिस करना आसान हो। तो देखें पहली मार्केट ये और दूसरी मार्केट ये क्या एमएम आलम रोड वाली मार्केट। चले ये आ गई मार्केट ए, ये आ गई मार्केट चले ये वाली जो मार्केट है हमारी ये आ गई एमएम आलम रोड वाले, एमएम आलम रोड वाली। और ये भाई क्या कह रहे थे? गजुमता वाली। ये आ गई गजुमता वाली, गजुमता। चले माता नहीं है भाई, माता नजर आ गई तो वो माता नहीं है। ये भाई तो अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे अब ये तो आ जाएगा आउटपुट। ये फर्म वाली डायग्राम समझिए हम बनाने लगे हैं, फर्म इक्विलिब्रियम वाली, क्योंकि फर्म में भाई चैप्टर 5 में सारी फर्म इक्विलिब्रियम की बनेगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थोड़ी बनेगी। तो ये आ गया यहाँ पे कॉस्ट। अब देखे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कॉस्ट का कोई लेना देना है तो उसको कॉस्ट को थोड़े बनाएंगे, कौन से बनाएंगे? प्राइस का, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू एंड। वैसे इसमें मार्जिनल रेवेन्यू का भी कोई लेना देना नहीं है, तो आई कैप ने अपनी किताब में शायद मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी बनाया हुआ है जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट में ये एक्सप्लेनेशन में यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो हम मार्जिन एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है, तो हमने डिफरेंट प्राइस चार्ज करनी है तो वो एवरेज रेवेन्यू होना चाहिए ना। अब देखिए पहला एक डायग्राम, ये 3 चीजें जहन में रखेंगे डायग्राम बन जाएगी आपकी। एक चीज क्या? सेपरेशन ऑफ मार्केट, मार्केट सेपरेट होनी चाहिए। देखें मार्केट सेपरेट कर दी हमने, एक इधर मार्केट एक उधर मार्केट। दूसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों मार्केट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए, और मोनोपोली पावर होनी चाहिए। इसका मतलब मोनोपोली पावर से हमें समझ में यह है इम्परफेक्ट कंपटीशन है, एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड होगा। मोनोपोली से यह समझ आया क्या कि इन डायग्राम में जब हम एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रा करेंगे वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, क्योंकि मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है। और दूसरा कह रहा है जब ड्रा करो तो एक और चीज का ख्याल रखना, क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी। अब जरा देखिए टेक्निकल कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं। ये एक कर्व मैंने ये बनाया एवरेज रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू। एक कर्व मैंने ये बनाया एवरेज रेवेन्यू। अब मुझे ये बताइए क्या कंडीशन पूरी हो गई? मोनोपोली पावर है, मोनोपोली पावर है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट नजर आ रहा है, डिफरेंट है। इधर क्या है उधर क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट, एग्रीड, मोनोपोली पावर भी शो हो रही है, सेपरेशन ऑफ मार्केट भी। अब हमने एज्यूम कर लेना है कि कोई भी प्राइस के यहाँ पे वो प्राइस चार्ज की जाए। फर्ज कीजिए ये करंट प्राइस ये, ठीक है, प्राइस ये है, और इसी तरह यहाँ पे फर्ज कीजिए प्राइस सेम है, क्योंकि ये तो हमने
पहली स्टार्ट कहां, देखिए हमने उसे बताना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ये साबित करना। साबित क्या करना है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। तो पहले कुछ ओरिजिनल रेवेन्यू दिखाएंगे, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करवाएंगे, फिर बताएंगे ना टोटल रेवेन्यू बढ़ा के कम हुआ। तो ये मैं पहले वाला पॉइंट आपको शो करवा रहा हूं जिसमें हमारे पास ओरिजिनल रेवेन्यू इतना है। ये पहली कंडीशन क्या? पी नॉट। इसमें मार्केट ए और मार्केट बी दोनों में प्राइस सेम है। तो मार्केट ए में हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? ये बॉक्स, यही होगा ना टोटल रेवेन्यू। और मार्केट बी में टोटल रेवेन्यू कितना होगा? ये बॉक्स। भाई एग्री करते हैं इससे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब हमने क्या किया, हमने तकरीबन सेम अमाउंट से अंदाजन एक मार्केट में प्राइस को बढ़ाया, दूसरी में उसको कम किया। अब यहां पे सबसे अहम डिसीजन, किस में प्राइस को बढ़ाना है, किसको कम करना है? इन इलास्टिक प्राइस को बढ़ाना है। चैप्टर 3 याद है? अगर डिमांड इन इलास्टिक हो फर्म प्राइस बढ़ाती है, इलास्टिक हो तो कम करती है। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन, इक्वल होना जरूरी नहीं है लेकिन वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने तकरीबन इक्वल रखा ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। प्राइस बढ़ा दी और यहां पे क्या किया? प्राइस कम कर दी। भाई प्राइस का फार्मूला देखना है, क्वांटिटी का थोड़ी देखना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस को है, उतना ही बात नहीं है। देखिए इतना इक्वल नहीं है, ये इक्वल ही है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये P1 आ गई, ये P1। अटेंटिव रहिएगा आप डायग्राम में, पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। छोटा सा 5-7 मिनट है लेकिन अटेंशन पूरी चाहिए। प्राइस बढ़ा दी, अब टोटल रेवेन्यू ब्लू बॉक्स की बजाय रेड बॉक्स हो गया। एग्री करते हैं? प्राइस कम की, अब टोटल रेवेन्यू ब्लू बॉक्स की बजाय रेड बॉक्स हो गया। एग्री करते हैं? अब जरा गौर से सोच के मुझे बताइए, इस मार्केट प्राइस चेंज होने से ये जो है ये तो सेम हुआ ना, ये वाला बॉक्स, अंदर वाला बॉक्स तो सेम। ये पहले भी टोटल रेवेन्यू का हिस्सा था, चेंज के बाद भी टोटल रेवेन्यू का हिस्सा है। फर्क किस में आया? ये रेवेन्यू का हिस्सा हमें गेन हुआ और ये वाला रेवेन्यू का हिस्सा हमें लॉस हुआ। भाई ये बात समझ आई? अच्छा इधर आ जाए। भाई ये जो अंदर वाला ये वाला बॉक्स है, ये तो पहले भी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का हिस्सा था, बाद में भी है। ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये हमें क्या हुआ? ये हमें लॉस हुआ, ये हमें छोड़ना पड़ा। और ये वाला हिस्सा गेन हुआ। अब आप खुद मुझे बताइए कि प्राइस चेंज करने से दोनों मार्केट में लॉस भी आपके सामने है, दोनों मार्केट में गेन भी आपके सामने है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने से, डिफरेंस करने से दोनों मार्केट में गेन, दोनों मार्केट का इकट्ठा एनालिसिस करना है। गेन भी आपके सामने है, लॉस भी सामने है। बताइए दोनों मार्केट का गेन ज्यादा है कि दोनों मार्केट का लॉस ज्यादा है? गेन ज्यादा है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन गेन इन बोथ मार्केट, गेन इन बोथ मार्केट इज ग्रेटर देन लॉस इन बोथ मार्केट? बताइए क्या ये साबित होता है? तो यही तो करना था, और क्या करना था? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डायग्राम। भाई कुछ को समझ आए? नहीं आई?
फिर नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, तरस खा लेता हूँ आप पे। मैं डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा लेकिन समझा रहा हूँ फिर से, सुन लें। उसने कहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्विक रिवीजन 3 मिनट में। उसने कहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कहता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सेम गुड। हमने कहा अच्छा ये तो बड़े टैलेंट की बात है कि एक ही चीज दो लोगों को मुख्तलिफ प्राइस में बेचते हो, ऐसा करते कैसे हो। उसने कहा ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 शर्तें पूरी। मोनोपोली पावर होनी चाहिए, मार्केट 2 होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ मार्केट, और उनमें डिमांड एक में इलास्टिक एक में इनइलास्टिक हो, इलास्टिसिटी और डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा इन्हीं कंडीशंस को हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया, 2 मार्केट बताई, दोनों सेपरेट है। फिर मोनोपोली पावर को जहन में रख के एवरेज रेवेन्यू कर डाउनवर्ड ड्रा किए। फिर उसने कहा था इलास्टिक ऑफ डिमांड दोनों मार्केट में सेपरेट हो, एक में इनइलास्टिक रख ली एक में इलास्टिक रख ले। फिर पहले प्राइस सेम रख के टोटल रेवेन्यू देखा कितना है, फिर प्राइस चेंज की, लेकिन चेंज कैसे की, प्राइस ऐसे नहीं चेंज की कि दोनों मार्केट में बढ़ा दी, नहीं, या दोनों नहीं, क्या किया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक में प्राइस बढ़ाई दूसरे में कम की। प्राइस बढ़ा के देखा हमारा टोटल रेवेन्यू अब की बार कितना है, ठीक है, और प्राइस कम करके देखा टोटल रेवेन्यू अब की बार कितना है। जब प्राइस चेंज करते हैं इसका मतलब है मार्केट में कुछ लॉस हमारा होता है और कुछ गेन होता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू चेंज हो गया। पहले हमारा टोटल रेवेन्यू था ब्लू, अब हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया रेड वाला। पहले प्राइस चेंज से पहले टोटल रेवेन्यू कौन सा बॉक्स था, ब्लू वाला। प्राइस चेंज के बाद, इंक्रीज के बाद रेड वाला हो गया। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा पहले हमारे रेवेन्यू में शामिल नहीं था, अब है, ये हमारा गेन है। ये वाला हिस्सा पहले हमारे रेवेन्यू में शामिल था, अब नहीं है, ये लॉस है। उसी तरह यहां पे आ जाएं, प्राइस चेंज से पहले हमारा P0 पे जो रेवेन्यू था ब्लू बॉक्स था, पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इधर प्राइस ज्यादा की इधर कम की, डिस्क्रिमिनेशन के बाद अब जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो है रेड वाला बॉक्स, रेड वाला बॉक्स। तो जो ये वाला है बॉक्स, ये देखें प्राइस चेंज से पहले हमारे रेवेन्यू का हिस्सा था, प्राइस चेंज का नहीं, ये क्या हो गया, और ये वाला बॉक्स प्राइस चेंज से पहले हमारे रेवेन्यू का हिस्सा नहीं था, अब है, ये क्या हो गया। तो इसका मतलब दोनों मार्केट में कुछ ना कुछ लॉस है, कुछ ना कुछ गेन है। तो हमने चेंज के बाद दोनों लॉस को इकट्ठा किया, दोनों गेन को इकट्ठा किया, तो हमें क्या पता चला, गेन इन बोथ मार्केट इज ग्रेटर देन लॉस इन, यही तो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जी कुछ को समझ आए? नहीं, वो भाई बैग में कोई चीज तलाश कर रहा था। जी नहीं, मार्केट एक नहीं, सप्लायर एक होता है, मार्केट एक से ज्यादा है। और गज्जू मते में भी तो बावड़ा ही सप्लाई कर रहा है, और इधर भी बावड़ा ही सप्लाई कर रहा है, उधर कोई चाइना का सप्लायर थोड़ी आ गया, सप्लायर एक ही है, मार्केट डिफरेंट। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट डिफरेंट है। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ वो बैग वाले भाई दोबारा समझा दूं? नहीं समझाना? चलिए ठीक, चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर